गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग देखे थे क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग थ्योरी के बारे में बात किए थे। तो इसमें भी कुछ थ्योरी है और बाद में हम लोग इसमें लेसन को भी पढ़ेंगे 13.1 को। तो जहाँ से हम लोग थ्योरी को एंड किए थे वहीं से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग 3 तक पढ़े थे। चतुर्भुज के प्रकार में आयत वर्ग के बारे में पढ़ लिए थे। अब चौथा नंबर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे समचतुर्भुज। इसके बारे में लिखा हुआ क्या? तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वह चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो परंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है जिसका सभी भुजा आपस में बराबर है लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं है, तो ऐसा आकृति क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। लेकिन वर्ग में क्या था कि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था, तो वो वर्ग था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है क्या कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होगा लेकिन कोई भी कोण आपस में समकोण नहीं होगा। अब देखिए इसका गुण देखते हैं हम लोग। तो गुण में पहला गुण है क्या कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर तथा समानांतर होते हैं, मतलब बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। तो जैसे यहाँ पे समानांतर वर्ड आ गया तो अब यहाँ पे सम्मुख कोण और आसन कोण के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो बी में आ गया यहाँ पे क्या कि इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने का कोण। अगर भुजा समानांतर रहे तो आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होता है और ये सम्मुख कोण कहलाता है। सी पॉइंट क्या है कि इसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आसन कोण मतलब कि एक ही भुजा पे बना कोण। तो ए बी रेखा पे कोण ए और कोण बी बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग आयत में भी इसके बारे में पढ़े थे कि आसन कोण क्या है। तो ये चीज़ तुम लोग ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अब डी पॉइंट देखो कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समलंब विभाजित करता है। समलंब विभाजित मतलब क्या कि ये विकर्ण जो एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग समलंब विभाजित। और होगा ये हो गया 90 डिग्री और ये आपस में बराबर होगा, मतलब AO बराबर OC, BO बराबर OD। लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। जहाँ पे ये समकोण बनाएगा वहाँ पे ये विकर्ण को आधा आधा भाग में बांट देगा, मतलब AO बराबर OC होगा और BO बराबर OD होगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखो ई नंबर में कि इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, मतलब इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा, जबकि वर्ग में विकर्ण आपस में क्या था? बराबर था। तो अब हम लोग यहाँ पे वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में समानता और उसके अंतर को हम लोग लिख सकते हैं। अगर समानता पूछेगा कि वर्ग तथा समचतुर्भुज में क्या समानता है, तो दोनों में भुजा आपस में बराबर, दोनों के आसन कोणों का योग 180 डिग्री, ये इसका समानता होगा। और अंतर पूछेगा तो इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर, इसके सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं ना, तो इसके सम्मुख कोण आपस में समान होगा। तो मतलब इसमें एक ही अंतर होगा कि इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं इससे संबंधित सूत्र क्या क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ये डी होता है डायगोनल और डायगोनल का हिंदी होता है विकर्ण। तो इसको डी से सूचित कर दिया हम लोग, डायगोनल का पहला अक्षर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। उसी प्रकार से समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा, क्योंकि इसका 4 भुजा आपस में बराबर। तो मतलब वर्ग का जो परिमाप था सेम उसी प्रकार से समचतुर्भुज का भी वही परिमाप होगा, 4 गुना भुजा। अब अंतिम सूत्र है इसके लिए कि समचतुर्भुज का एक भुजा बराबर। मान लो कि एक समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण दे दिया लेकिन भुजा नहीं दिया, तो उसके लिए सूत्र क्या आ जाएगा? पहला विकर्ण का आधा का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का आधा का स्क्वायर और इसी का निकाल देंगे हम लोग वर्गमूल। तो ये निकल जाएगा क्या? समचतुर्भुज का एक भुजा। अगर समचतुर्भुज का एक भुजा निकल गया तो समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में क्या होता है? समान होता है। तो मतलब सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा यहाँ। तो ये था समचतुर्भुज का परिभाषा, उससे संबंधित इसका गुण और उससे संबंधित ये सूत्र। तो तीनों चीज़ के बारे में हम लोग सीख गए। अब हम लोग चलते हैं क्या चतुर्भुज के। अब यहाँ पे एक अंतिम प्रकार है क्या? समलंब चतुर्भुज। पहले ही बोले थे कि चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से हम लोग 4 प्रकार पढ़ लिए। अब यहाँ पे लास्ट प्रकार है। तो समलंब चतुर्भुज का परिभाषा सबसे पहले कि वह चतुर्भुज जिसका कोई भी एक जोड़ी भुजा समानांतर हो। समानांतर मतलब बीच का दूरी हमेशा समान हो। कोई भी एक जोड़ी भुजा, 4 भुजा है तो 2-2 का जोड़ा बनाएगा ये। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ए बी समानांतर CD, मतलब ए बी भुजा CD के समानांतर है। तो ये एक जोड़ी भुजा आपस में क्या हो गया? समानांतर हो गया। तो ऐसा चतुर्भुज कहलाएगा क्या? समलंब चतुर्भुज। अब इसका गुण देखो, इसके समानांतर भुजाओं पर बना आसन कोण
मतलब संगत कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो ये समानांतर भुजा है और इसके साथ ये वाला संगत कोण कहलाएगा, ये भी संगत कोण होगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया संगत कोण, आसन कोण नहीं लिखा है सिर्फ। आसन कोण तो ये और ये आसन कोण है, लेकिन संगत कोण के बारे में बोलेगा तो ये समानांतर रेखाओं के बीच बना कोण ये कहलाता है संगत कोण। तो मतलब कोण ए और कोण डी, ये आसन कोण भी है और साथ में संगत कोण भी है क्योंकि भुजा समानांतर है। तो मतलब कोण ए और कोण डी इस दोनों का योग 180 होगा। उसी प्रकार से कोण बी और कोण सी इस दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये क्या कहलाता है? संगत कोण या फिर आसन कोण। ठीक है। अब इसका दूसरा गुण, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, मतलब इसका जो विकर्ण होगा ये आपस में बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है। तो ये दोनों इसका गुण था। अब इसका सूत्र देखते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया इस प्रकार से ABCD। अब इसमें हम लोग एक लंब को डालेंगे, मतलब ऊंचाई को डालेंगे इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा ऊंचाई। तो यहाँ पे आ गया क्या? 1/2 आधार। अब देखो जिस पे ऊंचाई रहता है वो आधार कहलाता है। ये चीज़ को हम लोग पहले भी सीखे थे। तो 1/2 आधार CD ऊंचाई BP और समानांतर भुजा मतलब AB समानांतर CD, इस दोनों को जोड़ के इसके साथ गुना कर देंगे तो निकल जाएगा क्या? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसका अंतिम सवाल है क्या कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। मतलब इसके लिए कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है, चारों भुजा देगा तब इसका हम लोग योग को निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज टोटल 5 प्रकार का था। पांचों प्रकार का हम लोग परिभाषा देखे, उससे संबंधित उसका गुण देखे और उसका सूत्र सारा देख लिए। तो आई होप ये सारा चीज़ तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब द्विविमीय आकृति में और एक चीज़ बच जाता है तुम्हारे चैप्टर में, वृत्त। अब वृत्त को हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 13.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो वृत्त के बारे में देखो क्या परिभाषा लिख रहा है कि बिंदुओं के समूह के गोलीय पथ को वृत्त कहते हैं। मतलब वृत्त होता है ये बिंदुओं का समूह होता है, लेकिन ये इतना नज़दीक बिंदु होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता। इस प्रकार से वृत्त होता है। तो बिंदु का जो गोलीय पथ होगा मतलब गोला होगा वही क्या कहलाएगा? वृत्त। और इसके बीच में जो केंद्र होगा ये केंद्र, तो यहाँ से सभी बिंदु का दूरी समान होगा। जितना भी बिंदु है सभी का दूरी समान होगा। ऐसा नहीं हुआ तो तब ये वृत्त नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा आकृति कहलाएगा वृत्त। अब देखो केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे, केंद्र हो गया और अभी बताया गया कि वृत्त बिंदुओं का समूह है। तो वृत्त के किसी भी बिंदु पे मिलाएंगे तो वो चीज़ कहलाएगा त्रिज्या, जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं। अब इसका गुण यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, क्या एक बिंदुओं का समूह है। परिभाषा में वही चीज़ था कि वृत्त क्या है? बिंदुओं का समूह है। दूसरा गुण क्या है कि वृत्त द्विविमीय आकृति है। तो ऐसा कन्फ्यूज में नहीं रहना कि वृत्त त्रिविमीय आकृति है, वृत्त द्विविमीय आकृति है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसके केंद्र से वृत्त पर के किसी भी बिंदु पर मिलाई गई रेखा त्रिज्या कहलाता है। मतलब इसका केंद्र O हो गया, इस केंद्र से वृत्त पे हम लोग एक रेखा को कहीं भी मिला दें तो उसका कहलाएगा त्रिज्या, जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं। अब अगला पॉइंट इसका क्या कि त्रिज्या के 2 गुनी दूरी को व्यास कहते हैं। मतलब त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दे तो वृत्त का कहलाएगा व्यास। कहने का अर्थ हो गया क्या कि ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है। ये पहला त्रिज्या AO और फिर O से B तक दूसरा त्रिज्या, तो ये 2 गुना हो गया। तो ये 1R और ये 1R दोनों मिलके हो गया 2R। ये कहलाएगा वृत्त का व्यास, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो D पॉइंट में यही चीज़ लिखा हुआ है कि त्रिज्या के 2 गुनी को वृत्त का व्यास कहते हैं, जिसे D से सूचित करते हैं हम लोग। अर्थात R बराबर D/2। मतलब अगर D दिया हुआ रहे तो हम लोग R निकाल सकते हैं। D को आधा कर देंगे तो निकल जाएगा R, या फिर R दिया हुआ रहे तो R को 2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा D। ठीक है ना। तो ये दोनों सूत्र सवाल में आएगा तो वहाँ पे हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब इससे संबंधित सूत्र देखेंगे हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया? πr²। इसको बोला जाता है पाई और इसका मान होता है 22/7। मतलब इसका मान फिक्स है। अगर दशमलव में लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3.14। अब यहाँ पे एक सवाल है क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कभी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये प्रायोगिक सूत्र है और जितना भी प्रायोगिक सूत्र होगा, आधारभूत सूत्र, उसको हम लोग कभी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार से ये गोल आकृति था, उसमें इस प्रकार से इसके त्रिज्या को नाप लिया और पाई का मान मतलब 22/7 से गुना कर दिया त्रिज्या को, तो लगभग इसका क्षेत्रफल ये निकल गया। मतलब ये कितना जगह छेक रहा है ये चीज़ निकल गया। तो इसी को क्या बना दिया? वृत्त का क्षेत्रफल बना दिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग
प्रायोगिक रूप में हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको अगर सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल सिद्ध करें तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुना आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 देगा, या फिर सवाल में 3.14 दे देगा, उसको लेके हम लोग सवाल को बनाएंगे। अब 20 नंबर में सूत्र देखो कि वृत्त का परिधि या फिर परिमाप मतलब बाहर का घेरा। ये वृत्त है, हम लोग ए बिंदु से चलना स्टार्ट किए, फिर से हम लोग ए पे ही पहुंच गए, तो ये कहलाया क्या, वृत्त का परिधि या फिर वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या हो गया, 2πr। ठीक, अब अगला सूत्र देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कि ये वृत्त पूरा था, अब इसको आधा कर देते हैं, ये इसका केंद्र है, अब इस वृत्त को आधा कर दिए, यहाँ से हटा दिए, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल πr² है। अब ये आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा, πr²/2। ठीक है, अब अर्धवृत्त का परिधि, तो पूरा वृत्त का परिधि 2πr, तो आधा वृत्त का इसका आधा कर देंगे, तो असल में आना चाहिए क्या, πr, लेकिन ऐसा नहीं है। परिधि का अर्थ क्या होता है कि जहाँ से चलना स्टार्ट किया फिर वहीं पे पहुँचना होगा। तो हम लोग आधा वृत्त पे चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर घूमते हुए यहाँ तक पहुँचे। चलो यहाँ तक के तो ले ठीक है कि πr आ गया, आधा कर दिया। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ तो नहीं रुकेंगे ना, हम लोग को चल के यहाँ तक आना होगा, ए तक। तो इसीलिए देखो इसमें 2 त्रिज्या, यहाँ तक एक त्रिज्या हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा वाला त्रिज्या हो गया। तो मतलब इसमें कितना त्रिज्या जुड़ जाएगा, 2 त्रिज्या और जुड़ जाएगा। तो सूत्र क्या आ गया, πr + 2r लिखा हुआ है ना। अब इस πr + 2r में से r कॉमन आ गया, तो बचा पाई + 2। अब पाई का मान जब बैठा देंगे तो 36r/7 हो जाएगा। तो मतलब हो गया यहाँ पे क्या, पाई का मान 7, 22/7 जोड़ 2, तो r 7 दूना 14, 22 और 14 36/7। तो इसलिए यहाँ पे लिखे क्या, 36r/7। तो अर्धवृत्त का परिमाप तीनों तुम याद रख सकते हो, πr + 2r या r × पाई + 2 या 36r/7। ताई होप कि जितना भी चीज़ यहाँ पे बताया गया सारा चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये द्विविमीय आकृति से संबंधित उसका परिभाषा, उससे संबंधित उसका गुण और उससे संबंधित उसका सूत्र, सारा चीज़ बता दिया गया। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, त्रिविमीय आकृति का परिभाषा, उसका गुण और उससे संबंधित सूत्र। लेकिन उस चीज़ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 13.1 और 13.2 सिर्फ और सिर्फ द्विविमीय आकृति पर ही सवाल है। तो हम लोग पहले इस दोनों चैप्टर को पढ़ेंगे, तब त्रिविमीय आकृति को हम लोग आगे देखेंगे। तो तुम लोग ये सारा चीज़ को नोट कर लो। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे 13.1। तो ध्यान देना, यहाँ पे 13.1 का पहला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 चित्र दे दिया। यहाँ पे एक चित्र ABCD है और एक चित्र PQRS है। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। ये वर्ग है जिसका सभी भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण समकोण। जितना थ्योरी लिखा है सारा सवाल वही से है। अब दूसरा चित्र दे दिया, एक आयत दे दिया, तो जिसका आमने सामने का भुजा बराबर और सभी कोण समकोण। ये सवाल में बोल रहा है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान का माप दिए गए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल समान है। बोला गया कि इस दोनों का परिमाप समान है। अब बताना कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो सभी का अलग अलग हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सूत्र तो याद है हम लोग को। तो पहला निकालेंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुना भुजा। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, तो ये हो गया 80 का स्क्वायर, तो मतलब 80 गुना 80, तो 88 6400 मीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया किसका क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकला। ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मतलब इसमें जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा, तो सबसे बड़ा भुजा कितना है 100 गुना चौड़ाई 60, तो कितना निकल गया 6000 मीटर स्क्वायर। अब सवाल में बोला गया कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो बस यही हो गया इसका आंसर। तो जल्दी से इसको उतारो।
तो ध्यान देना, ये 13.1 का 2 नंबर सवाल है। इस सवाल में बोला क्या गया कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, मतलब ये प्लॉट आयत के जैसा है, एक ज़मीन का टुकड़ा है उसके पास, ये आयत के जैसा है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। तो ये प्लॉट था इसका आयत के जैसा, इसके बीच में एक वर्ग के जैसा ये घर बना दिया, ठीक है ना। तो इसमें आयत का लंबाई दे दिया 80 मीटर, जो आयतकार प्लॉट है, इसका चौड़ाई 60 मीटर, और इसके अंदर जो घर बनाया वर्ग के जैसा, तो वो सभी भुजाओं का लंबाई दे दिया ये 40 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या लिख रहा है, घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे। तो ये आयत का प्लॉट था, इसके अंदर एक वर्ग जैसा ये घर बना दिया, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा दे दिया। अब बोला क्या कि ये जो क्षेत्र बच गया ये साइड में, ये सारा साइड में वो क्या लगा दिया, फूल लगा दिया, ठीक है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर फूल लगाने में 40 रुपया ले रहा है, तो कितना मीटर स्क्वायर ये फूल लगाया होगा। अब जितना मीटर लगाया होगा उसको 40 से गुना करेंगे तो टोटल हम लोग के पास रुपया आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो भाग बचा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का भुजा दे दिया, सॉरी वर्ग का भुजा दे दिया, आयत का लंबाई दिया हुआ, आयत का चौड़ाई दिया हुआ, तो फूल लगा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में कि अब फुलवारी का क्षेत्रफल, फुलवारी का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। इसका जो खेत था वो आयत के जैसा था और घर ये वर्ग के जैसा बनाया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं हम लोग आगे। लंबाई हो गया 80 गुना 60 माइनस 40 गुना 40, मतलब 40 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8400, 800 का 48, ये 4 चौके 1600। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, मतलब जहाँ पे ये फूल लगाया उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 3200 मीटर स्क्वायर। अब बोला क्या कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपया है। अब सवाल में बोल रहा है क्या कि चूँकि 1 मीटर स्क्वायर फूल लगाने का लागत, फूल लगाने का लागत बराबर 40 रुपया, इसीलिए 3200 मीटर स्क्वायर फूल लगाने का लागत, तो 40 गुना 3200, तो ये 0 0 0, 4 दूना 8, 4 तिये 12, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो कितना आ गया, 1,28,000 रुपया इसका खर्च होगा फूल लगाने में। ये चीज़ समझ में आ गया, यहाँ तक जल्दी से उतारो। अब हम लोग आगे का सवाल देखेंगे। तो अब हम लोग तीसरा नंबर को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो, तो उस आंगन में ईंट कुल कितने ईंटों की संख्या होगी। तो ये अमरेश का आंगन हो गया। अब इसके अंदर ईंट बिछाना चाह रहा है, तो आंगन का लंबाई और चौड़ाई दे दिया। तो जैसे लंबाई और चौड़ाई का बात आएगा तो हमेशा वो आयत ही होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो ईंट डालेगा वो, मतलब ईंट को जो बिछाएगा, तो उसमें ईंट की लंबाई होगा 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बोल रहा है इसमें टोटल कितना ईंट लगेगा। तो इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ था उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हम लोग। तो आंगन की लंबाई 20 मीटर, आंगन की चौड़ाई 15 मीटर, एक ईंट की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए, तो ये बदल गया क्या, 25/100 मीटर में। ईंट की लंबाई 80 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में बदले तो 80/100 मीटर हो गया ये। अब बोला क्या कि टोटल कितना ईंट लगेगा इस आंगन को पूरा घेरने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अब कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या बराबर
आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बट्टे एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो मतलब आंगन का टोटल जितना क्षेत्रफल होगा उसको एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो जितना आएगा वो टोटल क्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या हो जाएगा। तो आंगन का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 20 गुना 15, और एक ईंट भी क्या है, आयत के जैसा है, तो आयत का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 80/100 गुना 25/100। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो जैसे इसको हल करेंगे तो सबसे पहले दोनों 100 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 20 गुना 15 गुना 100 गुना 100, और नीचे में आ जाएगा हम लोग का 80 गुना 25। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, 20 चौके 80, 25 चौके 100, ये 4 और 4 कट गया, तो फाइनली रिजल्ट बन गया हम लोग के पास 1500 ईंट। तो मतलब उस आंगन को पूरा घेरने के लिए कितना ईंट लगेगा, 1500 ईंट का आवश्यकता होगा। तो ये 3 नंबर का सवाल था। उसी प्रकार से 4 और 5 बना सकते हो तुम लोग। तो 13.1 पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 13.2, तो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोग को किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो यूट्यूब में जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ नीचे, वहाँ पे जाके उस पर तुम लोग जुड़ जाओ और वहाँ पे तुम लोग अपना समस्या को पूछ सकते हो। और यूट्यूब में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों से भी वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप पे कोई सवाल को सेंड ना करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जुड़ जाएँ और सवाल को वहीं पे शेयर करें, आपको वहाँ पे उत्तर मिलेगा।